ठीक है, तो यार शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज की वीडियो में क्या करेंगे, PYQ 2019 का देखेंगे, EMT का। ठीक है, इसके अंदर जो डेरिवेशन से अलग जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं 3 मार्क्स में, उनको हम कवर करेंगे। ठीक है, सो इसमें चलते हैं, पहले लास्ट से शुरू करते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 10 से देखना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ए, अगेन ए डेरिवेशन पार्ट है, यही पोटेंशियल निकालना था। जे के टर्म्स में सोर्स डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ये डेरिवेशन वाला पार्ट है, इसको हम अलग वीडियो में कवर करेंगे। न्यूमेरिकल पार्ट देखते हैं। 10B का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। इन अ 20 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट सिंक्रोट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेलरेटेड इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 200 मीटर, assuming very slow variation of magnitude of electrons momentum, calculate in the extreme relativistic condition the energy loss per cycle due to emission of radiation. Okay, and given क्या है हमें, electrons rest energy इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड द क्लासिकल इलेक्ट्रॉन रेडियस। ठीक है, ये सब देखते हैं, लेकिन हम निकालना क्या है, एनर्जी लॉस पर साइकिल ड्यू टू एमिशन ऑफ रेडिएशन। ओके, सी देखो गिवन क्या है, पहले 20 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 20 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, रेडियस कितना है सर्कुलर ऑर्बिट का, 200 मीटर। और क्या दिया हुआ है, तो इससे हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, देखो एनर्जी दी हुई है बेसिकली हमें। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की रिलेटिविस्टिक एनर्जी। सो गामा कितना होता है, रिलेटिविस्टिक एनर्जी डिवाइड बाय रेस्ट एनर्जी। सो 20 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ गीगा को मैंने मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज कर लिया, एंड डिवाइड बाय, क्योंकि मेरे पास जो रेस्ट एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की, वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी होती है, 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो कितनी आ गई मेरे पास गामा की वैल्यू, 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴। और क्या कैलकुलेट कर सकता हूँ मैं यहाँ से, अच्छा दिया हुआ है एक्सट्रीम रिलेटिविस्टिक कंडीशन। Relativistic means V is approximately equal to C, means your beta is 1। ठीक है, अब हम अपना पावर का फॉर्मूला लिखते हैं फॉर रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रॉन। सो पावर, पहले पावर रेडिएटेड निकालते हैं, उसके बाद पावर लॉस निकालेंगे। ठीक है, सो पावर रेडिएटेड बाय अ रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रॉन इन सिंक्रोट्रॉन। हमारा जो जनरल फॉर्मूला होता है, जो हमने डेरिवेशन में किया था, वो कितना होता है, पावर रेडिएटेड बाय एन रिलेटिविस्टिक चार्ज पार्टिकल। हमारे केस में इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जनरल चार्ज Q के लिए कितना होता है, 2/3 Q² A² बाय CQ। ये फॉर्मूला हमने लास्ट डेरिवेशन में किया था, जो पार्ट 3 था। ठीक है, एक बार जाके देख लेना, रिवाइज हो जाएगा। ये जनरल फॉर्मूला होता है, लेकिन हमारे केस में इलेक्ट्रॉन के लिए कितना होगा, 2/3 E² A' डिवाइड बाय CQ, वेयर A इज प्रॉपर एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, प्रॉपर एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो हम अपने ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेशन का इन लैब फ्रेम, ट्रांसफॉर्मेशन टू लैब फ्रेम। सो A' इज गामा स्क्वायर टाइम्स A²। गामा स्क्वायर किस वजह से आता है, एक गामा आता है टाइम डायलेशन की वजह से, टाइम डायलेशन, एंड दूसरा गामा आता है लेंथ कंट्रैक्शन की वजह से। ठीक है, लेंथ कंट्रैक्शन। इसको आप जनरली भी याद रखना कि जब एक्सेलरेशन का आप क्या लोगे, ट्रांसफॉर्मेशन लोगे लैब फ्रेम में, तो गामा स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा वो। ठीक है, एंड फॉर सर्कुलर मोशन एक्सेलरेशन कितना होता है, इट्स V² बाय R, and in our case V is approximately equal to C, so C² by R। सो A की वैल्यू यहाँ पे रखो, तो A' कितना आएगा, गामा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय C⁴ डिवाइड बाय R²। ठीक है, तो ये A होता है C² बाय R, एंड जब आप यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे A होता है, सॉरी,
यहाँ पे सिर्फ ए होता है, ठीक है, तो इसका स्क्वायर नहीं होगा, ये टर्म भी आप यहाँ से इरेज करते हैं। इट्स सिंपली गामा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय c, this is c square by r. So put this value of a prime in your formula of power. So power radiated कितना आ जाएगा, in our case 2/3 e square by c cube and a prime square, इसका square, so gamma power 4 c power 4 and r square. So कितना आएगा पावर का फॉर्मूला, यहाँ से c पावर 3 है यहाँ पे, तो एक पावर बचेगी यहाँ पे, ठीक है। सो कितना आएगा 2e स्क्वायर बाय 3r स्क्वायर गामा पावर 4. सो ये हमारा फॉर्मूला होगा पावर रेडिएटेड बाय रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रॉन इन सिंक्रोट्रॉन. सिंक्रोट्रॉन मीन्स सर्कुलर मोशन में हमने एक्सेलरेशन की वैल्यू ये पुट की है एंड ट्रांसफॉर्मेशन लिया आपने एक्सेलरेशन का, एंड दोनों वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दी तो हमारे पास पावर का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में एक चीज़ और गिवन थी कि योर क्लासिकल रेडियस इज आर ई इज ई स्क्वायर डिवाइड बाय रिलेटिव रेस्ट एनर्जी. सो इस एक्सप्रेशन को भी हमें पावर के फॉर्मूले में यूज़ करना है. क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आर ई रिलेटिविस्टिक क्लासिकल रेडियस इज ई स्क्वायर डिवाइड बाय ई ऑफ ई. सो हमारा पावर का फॉर्मूला कैसे चेंज हो जाएगा, ई स्क्वायर की जगह आपने ये पुट कर देना, 2 टाइम्स आर ई डिवाइड बाय 3r स्क्वायर गामा पावर 4. ठीक है, यहाँ तक जस्ट मैंने क्या पुट किया, ई स्क्वायर की वैल्यू पुट की है. तो पावर हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे एंड हमें आर ई मल्टीप्लाई बाय इसकी वैल्यू दे रखी है बेसिकली हमें आर ई की. ठीक है, अब देखो एनर्जी लॉस पर साइकिल, ये भी हमने कल डेरिवेशन में किया था जब हम पावर रेडिएटेड निकाल रहे थे. एनर्जी लॉस पर साइकिल कितना होता है, डेल्टा ई डिनोट्स द एनर्जी लॉस पर साइकिल इज पावर टाइम्स टाइम टेकन इन वन रेवोल्यूशन पर साइकिल. दिस इज टाइम टेकन फॉर वन साइकिल एंड टाइम टेकन कितना होता है dt, और इसको डेल बोलो. ठीक है, दिस इज डेल. सो डेल t कितना होता है 2 पाई आर रेडियस ऑफ सर्कुलर मोशन डिवाइड बाय वेलोसिटी कितनी है हमारे केस में c. सो एनर्जी लॉस कितना आएगा 2re डिवाइड बाय 3r स्क्वायर, p की मैं वैल्यू रख रहा हूँ यहाँ पे, गामा पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई r बाय c. ठीक है, so, क्या कैंसिल होगा यहाँ से, r कैंसिल होगा एंड फॉर्मूला क्या बन जाएगा मेरा एनर्जी लॉस का. एनर्जी लॉस पर साइकिल इज 4 पाई बाय 3 r e गामा पावर 4 डिवाइड बाय कैपिटल R. ठीक है, ये मेरे पास फॉर्मूला आ गया. अब यहाँ पे मेरे को सारी वैल्यूज पता है. आर ई की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है, रेस्ट एनर्जी हमें पता है इलेक्ट्रॉन की, गामा हमने कैलकुलेट किया था इनिशियली एंड रेडियस भी दे रखा है 200 मीटर. ठीक है, तो जब आप इन सब वैल्यूज़ को पुट करोगे तो आपकी एनर्जी लॉस कितना आएगा 1.13 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है, तो ये क्या होगा आपका आंसर, ये पूछा था क्वेश्चन में, एनर्जी लॉस पर साइकिल. समझ में आ गया. एक बार क्विक रिकैप करते हैं इसका. गामा कैलकुलेट कर लोगे आप, एनर्जी डिवाइड बाय रेस्ट एनर्जी, बीटा 1 हो गया. पावर रेडिएटेड का जनरल फॉर्मूला कितना होता है, ये होता है Q की जगह E रख दिया एंड A स्क्वायर की जगह प्रॉपर एक्सेलरेशन. प्रॉपर एक्सेलरेशन इज रिलेटेड विद A एज गामा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय A. एक्सेलरेशन कितना होता है सर्कुलर केस में C स्क्वायर बाय R, यहाँ पे पुट किया एंड ये दोनों वैल्यूज A प्राइम की यहाँ पे रख दी, तो मेरा पावर का फॉर्मूला आ गया. अब क्वेश्चन में मेरे को एक कंडीशन गिवन थी कि आर ई इज ई स्क्वायर बाय, तो मैंने यहाँ से ई स्क्वायर को पुट कर दिया रेडियस की टर्म्स में. अब जब मेरे पास पावर आ गई तो मेरे पास पावर एनर्जी लॉस पर साइकिल कितना होता है, पावर टाइम्स टाइम टेकन इन वन साइकिल, एंड टाइम टेकन कितना होता है 2 पाई आर जो सर्कमफेरेंस होता है डिवाइड बाय स्पीड कितनी है c. सो ये फॉर्मूला है, इसमें मैंने वैल्यूज पुट कर दी तो मेरे पास आंसर आ गया. तो 5 मार्क्स में था. अब सेकंड पार्ट देखते हैं इसमें, जो कि और में था. अ चार्ज पार्टिकल विद इंस्टेंटेनियस स्पीड v इज एक्सेलरेटेड बाय एक्सटर्नल फोर्स f.
For a given fixed f, suppose that power emitted by particle is p when it moves along the direction of f, and 500 p when it moves perpendicular to f. Determine v. चार्ज पार्टिकल इंस्टेंटेनियस स्पीड v के साथ मूव कर रहा है, एक्सेलरेटेड बाय फोर्स. गिवन क्या है? पावर p है when it is along the direction of force and 500 p when it is perpendicular to f. ठीक है, सो करते हैं इस क्वेश्चन. देखो पावर p when it is parallel to force f and 500 p when it is moving perpendicular to force f and particle की speed v है. so total power radiated by an accelerated charge particle. इसमें क्या है? total power radiated by an accelerated charge particle कितना होता है? ये भी हमने कल की जो डेरिवेशन की थी उसके अंदर था, उसी का बेसिकली एप्लीकेशन पार्ट है. कितना होता है पावर का फॉर्मूला? देखो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? टू टाइम्स क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय 3c गामा पावर 6 इंटू बीटा डॉट स्क्वायर माइनस बीटा क्रॉस बीटा डॉट स्क्वायर, ये होता था. ठीक है, ये हमने कल इसकी डेरिवेशन देखी थी. अब इसको मैं क्या करता हूँ, म्यू जीरो की परमिएबिलिटी की फॉर्म में चेंज करना है. म्यू जीरो कितना होता है? 4 पाई की टर्म्स में. तो मैं इसको क्या करता हूँ, 4 पाई से मल्टीप्लाई कर देता हूँ एंड न्यूमरेटर में भी 4 पाई से मल्टीप्लाई कर देता हूँ. सो इस 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई. सो मेरा पावर का फॉर्मूला क्या आ गया? ऊपर म्यू जीरो इंट्रोड्यूस हो जाएगा, क्यू स्क्वायर गामा पावर 6 डिवाइड बाय नीचे कितना हुआ है 6 पाई सी, एंड जो अंदर जो ब्रैकेट है इसको मैं एक्सेलरेशन की टर्म्स में ब्रेक करता हूँ. देखो यहाँ पे जो पार्टिकल का मोशन है वो 2 डायरेक्शन में है, एक परपेंडिकुलर टू फोर्स एंड परपेंडिकुलर टू पैरेलल टू फोर्स. सो एक्सेलरेशन भी मेरे पास 2 होंगे, एक ए पैरेलल होगा एंड एक ए परपेंडिकुलर होगा. सो जब मैं बीटा डॉट को एंड बीटा क्रॉस बीटा डॉट को एक्सेलरेशन की टर्म्स में चेंज करता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा? ए स्क्वायर पैरेलल प्लस गामा स्क्वायर ए परपेंडिकुलर स्क्वायर. ठीक है, ये मैंने इसको चेंज किया है एक्सेलरेशन की टर्म्स में. यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब देखो केस 1 लेते हैं. केस 1 when v is parallel to f. when v is parallel to f, so मेरे पास फोर्स का एक्सप्रेशन क्या होता है? देखो फोर्स इज dp by dt एंड p कितना होता है? रिलेटिविस्टिक मोमेंटम इज गामा टाइम्स mv. ओके, सो d by dt ऑफ गामा mv. जब इसको आप डिफ्रेंशिएट करोगे सो यहाँ पे गामा भी डिफ्रेंशिएट होगा t की टर्म्स में एंड v भी डिफ्रेंशिएट होगा. सो इट इज गामा टाइम्स m dv by dt एंड mv d गामा by dt. ठीक है, दोनों का डिफ्रेंशिएशन होगा. सो फॉर आर केस व्हेन v इज पैरेलल टू f, सो हमारे dv by dt कितना हो जाएगा? ए पैरेलल. ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कितना होता है? एक्सेलरेशन, एंड एक्सेलरेशन इज ए पैरेलल. सो फोर्स का एक्सप्रेशन, मॉडिफाइड एक्सप्रेशन क्या आएगा यहाँ पे? m टाइम्स ये वाली टर्म, मैंने m कॉमन ले लिया, d गामा बाई डी टी टाइम्स वेलोसिटी प्लस ये टर्म्स गामा टाइम्स ए पैरेलल. ठीक है, m मैंने कॉमन लिया यहाँ पे. अब देखो यहाँ पे एक टर्म आ रही है d गामा बाई डी टी. सो इसको कैलकुलेट करते हैं. देखो गामा क्या होता है? 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर पावर 1/2. जब इसका आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो d गामा बाई डी टी, सो हाफ पावर आगे आएगी
इसकी पावर कितनी आएगी, -3/2, एंड इस अंदर वाली टर्म का डिफ्रेंशिएशन, सो माइनस वी स्क्वायर का कितना आएगा, पहले 2v आएगा एंड देन v डॉट आएगा, सो ये प्लस हो जाएगा, सो डी गामा बाई डी टी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये अगेन क्या हो गया, ये गामा क्यूब हो गया, सो गामा क्यूब v डॉट, तो मैं इसको v लिखता हूँ एंड dv बाई dt को मैं अपना एक्सेलरेशन लिखता हूँ, एंड यहाँ पे c स्क्वायर भी है, सॉरी, c स्क्वायर, सो मैं v डॉट मीन्स माई एक्सेलरेशन ए पैरेलल, ठीक है। सो d गामा बाई dt की वैल्यू, ये वैल्यू मैं अपनी यहाँ पे रखता हूँ फोर्स के एक्सप्रेशन में, सो फोर्स कितना आएगा, m टाइम्स गामा क्यूब v बाई सी स्क्वायर ए पैरेलल प्लस गामा टाइम्स ए पैरेलल, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब क्या करो, जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लो, सो एफ की वैल्यू कितना आएगा, एम, गामा कॉमन ले सकता हूँ, ए पैरेलल कॉमन ले सकता हूँ, सो ए पैरेलल कॉमन लिया, क्या बचेगा अंदर, गामा क्यूब था तो गामा स्क्वायर बचेगा, वी स्क्वायर, यहाँ पे सी नहीं है, सॉरी, देखो एक वी यहाँ पे पहले से था एंड एक वी हमारे एक्सप्रेशन में है, तो यहाँ पे वी स्क्वायर आएगा, ठीक है, गामा स्क्वायर वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि ये तो मैंने कॉमन ले लिया। अब देखो अगेन गामा क्या होता है, गामा कितना होता है, 1/1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर का रूट, अगर मैं स्क्वायर करूँ तो इसके इक्वल होता है, एंड अगर मैं इसको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कैलकुलेट करूँ इस फॉर्मूले से, तो देखो कितना आएगा, गामा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, देखो गामा स्क्वायर वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इज गामा स्क्वायर -1, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या रखता हूँ, गामा स्क्वायर -1, तो इस -1 से ये +1 कट जाएगा, सो मेरा एक्सप्रेशन कितना आया फोर्स का, अंदर सिर्फ गामा स्क्वायर बचेगा, ठीक है, बाहर गामा है, सो m गामा क्यूब ए परपेंडिकुलर, सो यहाँ से मैं अपना पैरेलल कितना आया, f डिवाइड बाय m गामा क्यूब, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैंने जो ये पावर का फॉर्मूला लिया था फर्स्ट केस में, यहाँ पे ए पैरेलल की जगह मैं क्या रखूँगा, जो मैंने कैलकुलेट किया एफ की टर्म्स में, ठीक है, एंड इन फर्स्ट केस व्हेन v इज पैरेलल टू f, ए परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, एंड ए पैरेलल कितना हो जाएगा, जो हमने अभी कैलकुलेट किया f बाई m गामा क्यूब, सो इन दोनों की वैल्यू मैं अपने पावर के फॉर्मूले में रखता हूँ, सो ए परपेंडिकुलर 0 हो गया, ये टर्म 0 हो गई, सिर्फ यहाँ पे इसका स्क्वायर करना है, ठीक है, एफ स्क्वायर बाई एम स्क्वायर गामा पावर 6, सो पावर कितनी आएगी, बाहर जो था म्यू स्क्वायर क्यू स्क्वायर गामा पावर 6/6 पाई सी, ये तो बाहर था, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर इसका स्क्वायर करना है एक्सेलरेशन का, सो एफ स्क्वायर डिवाइड बाई एम स्क्वायर गामा पावर 6, एंड वो सेकंड टर्म 0 हो जाएगी क्योंकि उसमें ए परपेंडिकुलर क्या है, 0 है, सो कर दो इसको, जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल कर दो, क्या कैंसिल होगा, सिर्फ गामा पावर 6 कैंसिल होगा, ठीक है, सो बाकी जो बचा है म्यू स्क्वायर क्यू स्क्वायर एफ स्क्वायर डिवाइड बाय 6 पाई सी एम स्क्वायर, ये तो आया यार मेरे पास पावर का फॉर्मूला व्हेन v इज पैरेलल टू f, सो कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड केस देखते हैं, व्हेन v इज परपेंडिकुलर टू f, व्हेन v इज परपेंडिकुलर टू f,
सो सिमिलरली जो हमने फोर्स का फॉर्मूला लिखा था d/dt ऑफ गामा एम वी, इसको दोबारा से डिफ्रेंशिएट करेंगे एंड परपेंडिकुलर के लिए कितना आएगा देखो, ए पैरेलल इसमें 0 हो जाएगा एंड जब आप ये कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, f डिवाइड बाय गामा टाइम्स m। ठीक है, अगेन इन दोनों की वैल्यू अपने पावर के फॉर्मूले में रख दो। सो पावर कितनी आएगी, म्यू 0 क्यू स्क्वायर गामा पावर 6 डिवाइड बाय 6 पाई सी। सो परपेंडिकुलर इसका स्क्वायर हो जाएगा गामा स्क्वायर एफ स्क्वायर डिवाइड बाय गामा स्क्वायर एम स्क्वायर। देखो गामा स्क्वायर पहले से था एंड ए परपेंडिकुलर का स्क्वायर एंड यहाँ पे ये वाली टर्म 0 हो जाएगी। ठीक है, गामा स्क्वायर कैंसिल कर दो, सो पावर एंड लेट्स कॉल दिस अनदर पावर p प्राइम, क्योंकि डिफरेंट है फॉर v परपेंडिकुलर टू f। सो p प्राइम कितना आएगा, म्यू स्क्वायर सॉरी क्यू स्क्वायर एफ स्क्वायर गामा पावर 4 डिवाइड बाय 6 पाई सी एम स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला आएगा। अब क्वेश्चन में एक रिलेशन गिवन है p प्राइम एंड p के बीच में, वो देखते हैं लोग। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि p प्राइम when v is perpendicular to f is 500 times the power when v is parallel to f। सो दोनों एक्सप्रेशन को कंपेयर कर दो बस। सो म्यू स्क्वायर क्यू स्क्वायर जो हमने कैलकुलेट किया ये वाला एंड p प्राइम क्यू स्क्वायर एफ स्क्वायर गामा पावर 4 डिवाइड बाय 6 पाई सी एम स्क्वायर इज इक्वल टू 500 टाइम्स दिस। ठीक है, सो म्यू 0 क्यू स्क्वायर एफ स्क्वायर डिवाइड बाय 6 पाई सी एम स्क्वायर, डिनोमिनेटर पूरा कैंसिल हो जाएगा, म्यू क्यू स्क्वायर एफ स्क्वायर ये भी कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ से गामा पावर 4 कितना आएगा, 500 एंड गामा कितना आएगा 4.73 जब इसकी पावर 1/4 करोगे। ठीक है, तो ये आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं ऊपर। यहाँ पे न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन ये था, इसमें आते हैं, इसमें ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, अ पार्टिकल ऑफ मास m carrying a charge q is moving along z axis towards a conductor which is in the xy plane. Determine the total power radiated as a function of distance z above the plane. You may assume that the motion is non-relativistic. So एक पार्टिकल है z एक्सिस पर मूव कर रहा है towards a conductor in the xy plane and determine क्या करना है, total power radiated as a function of distance z above the plane. You may assume the motion is non-relativistic. ठीक है, लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया होगा आपको कि x y z एक पार्टिकल है जो z एक्सिस पे मूव कर रहा है। ठीक है, एंड एक्स वाई प्लेन, ये जो प्लेन है एक्स वाई, यहाँ पे कंडक्टिंग प्लेट रखी हुई है। सो हम क्या करेंगे, इमेज सोर्स का यूज़ करेंगे कि यहाँ पे लेट्स से एक चार्ज क्यू है तो उसका एक इमेज बन रहा होगा z एक्सिस के अपोजिट साइड में, अपोजिट टू दिस कंडक्टिंग प्लेट यहाँ पे, एंड इसका डिस्टेंस z है अबव दी दिस एक्सिस एंड सिमिलरली ये डिस्टेंस भी क्या है, z है। सो इन दोनों पॉइंट के बीच में, इस पॉइंट चार्ज q एंड इसकी इमेज के बीच में कितना डिस्टेंस होगा, तो 2z।
एंड फोर्स कितना होगा, फोर्स विल बी 1/4πε0 क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कितना है 2z² मीन्स क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय 16πε0 z स्क्वायर, सॉरी z स्क्वायर। अब देखो नॉन रिलेटिविस्टिक केस है, सो नॉन रिलेटिविस्टिक केस में हमारे पास एक्सेलरेशन कितना होता है, सिंपली f डिवाइड बाय m। सो इस टर्म को m से डिवाइड कर दो तो आपके पास एक्सेलरेशन आ गया क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय 16πε0 mz स्क्वायर, ठीक है। अब देखो नॉन रिलेटिविस्टिक केस में मैंने जो फॉर्मूला बताया था क्या होता है, पावर के फॉर्मूले आपको तीनों याद रखने हैं, रिलेटिविस्टिक केस में, नॉन रिलेटिविस्टिक केस में एंड अल्ट्रा रिलेटिविस्टिक केस में। नॉन रिलेटिविस्टिक एंड रिलेटिविस्टिक हमने इस वीडियो में कवर किया है, अल्ट्रा रिलेटिविस्टिक हमने डेरिवेशन में कवर किया था, तो उसके ऊपर देखेंगे अगर क्वेश्चन मिलता है तो। सो कितना होता है 2q² a² डिवाइड बाय 3c³, ठीक है। अगेन 4π से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि हमें μ0 की टर्म में निकालना है। सो क्वेश्चन हमारा फॉर्मूला कैसे चेंज हो जाएगा, μ0 q² a² डिवाइड बाय 6πc³। तो सिंपली आपको इस फॉर्मूले में एक्सेलरेशन की वैल्यू रख देनी है यहाँ पे न्यूमरेटर में इसका स्क्वायर करके, तो आपके पास जो भी सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन आएगा वो इसका आंसर होगा, ठीक है। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ये उसका है टाइम डायलेशन एंड लेंथ कंट्रैक्शन। इस टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, अराउंड 2, 3 और 4 मार्क्स तक आ जाते हैं। सो अ मीटर स्टिक इज प्लेस्ड एट एन एंगल 45 डिग्री with x-axis in its rest frame. The stick moves with a velocity half of value c in x direction. Find the length of the stick as observed in the laboratory frame. तो पार्ट ए करते हैं पहले। सो क्वेश्चन नंबर 3 ए, एक स्टिक रखी हुई है ऐसे एट एन एंगल 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस, ठीक है। ये इसका रेस्ट फ्रेम है जिसकी लेंथ दी हुई है आपको, लेंथ L एट एन एंगल 45 डिग्री। अब ये स्टिक मूव कर रही है एट वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी है इसकी, हाफ ऑफ c इन x प्राइम डायरेक्शन। अगर x प्राइम हम ये ले रहे हैं तो आप इसको x मानो, लेट्स कॉल ये y है, ठीक है। सो x डायरेक्शन में मूव कर रही है। सो हमें क्या निकालना है, उसकी लेंथ निकालनी है इन लेबोरेटरी फ्रेम, ठीक है। सो देखो लेंथ अलोंग x एक्सिस कितना होगा रेस्ट फ्रेम में, इन रेस्ट फ्रेम लेंथ अलोंग x एक्सिस कितना होगा, L टाइम्स इट्स ओरिजिनल लेंथ इनटू cos 45 डिग्री, इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे ये लेंथ निकाल रहे हैं, ठीक है। सो cos 45 डिग्री, सो कितना होगा ये cos 45 की वैल्यू L/√2 मीटर, ये मीटर है, ठीक है। सिमिलरली y एक्सिस में इसका लेंथ कितना होगा, L टाइम्स sin 45 डिग्री, अगेन sin 45 इज √2। ये हमने रेस्ट फ्रेम में कैलकुलेट किया है, ठीक है। अब करते हैं लेबोरेटरी फ्रेम में। जब ये x डायरेक्शन में मूव कर रही होगी तो हमें इसकी लेंथ कैसे अपीयर होगी, जैसे कि ये कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, ठीक है। सो उस लेबोरेटरी फ्रेम में हमारी इसकी लेंथ कितनी अपीयर होगी, लेट्स से Lx प्राइम। सो वो कितनी होती है, गामा टाइम्स इट्स लेंथ इन रेस्ट फ्रेम। गामा कितना होता है, √1 - v²/c² टाइम्स Lx। वैल्यू पुट करो v की, 1 - v इज हाफ ऑफ c, सो c² डिवाइड बाय 4, और ये हमें पता है L/√2। c² कैंसिल हो जाएगा तो कितना आएगा, √3/2 एंड L/√2। सो लेबोरेटरी फ्रेम में इसकी लेंथ कितनी आई, √3 डिवाइड बाय 2√2 मीटर। सिमिलरली अब देखो
इसका मोशन किस डायरेक्शन में हो रहा है, सिर्फ एक्स डायरेक्शन में, तो लेंथ अपीयर हमें जो इसकी कंट्रैक्ट होती हुई दिखेगी वो सिर्फ एक्स डायरेक्शन में दिखेगी। वाई लेंथ में इसकी सेम रहेगी वाई डायरेक्शन में, एल वाई प्राइम इज एल वाई विच इज अगेन एल बाई √2, ठीक है। ऑब्जर्व्ड लेंथ कितनी होगी, ऑब्जर्व्ड लेंथ विल बी एल विच इज स्क्वायर रूट ऑफ एल एक्स प्राइम स्क्वायर प्लस एल वाई प्राइम स्क्वायर विच इज जब इसका स्क्वायर करोगे आप एल एक्स का इसका तो कितना आएगा 3, इसका स्क्वायर करो एंड इसका स्क्वायर करो, सो कितना आएगा ये, जब इसका 8 एलसीएम आएगा एंड 3 प्लस ऊपर आएगा एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो आएगा √14 डिवाइड बाय 4, ठीक है, मीटर। ये मीटर में इसका आंसर है, ये ऑब्जर्व लेंथ होगी इसकी लेबोरेटरी फ्रेम में, ठीक है। अब सेकंड पार्ट देखते हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 3 का। A photon collides with another photon which has energy 100 kilo electron volt at an angle 60 degree in the laboratory frame. What should be the minimum energy of first photon so that the collision produces an electron-positron pair? Assume that the rest mass of electron is 500 kilo electron volt. तो सिनेरियो क्या है यहाँ पे, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3। हमारे पास एक यहाँ पे एक पार्टिकल है, हम इसको कोलाइड करा रहे हैं, एक यहाँ पे एक पार्टिकल पड़ा हुआ है एट एन एंगल 60 डिग्री, ठीक है। लेट्स से दिस इज पार्टिकल 1 एंड दिस इज पार्टिकल 2 विच हैज़ एनर्जी E1 एंड विच हैज़ एनर्जी E2। E2 सिंस रेस्ट पे है सो E2 की वैल्यू हमें दे रखी है, कितनी दे रखी है, 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की टर्म में, ठीक है। सो 500 दे रखी है, एक बार लेट मी चेक, 100 सॉरी इट्स 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। सो यहाँ पे 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं हमसे कि एनर्जी E1 निकालो इस पार्टिकल की सो डैट आफ्टर कोलिजन वी गेट 2 पेयर्स इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन। ये प्रोटॉन नहीं है, ये पॉजिट्रॉन है, ठीक है। ये हमें पेयर मिले तो हम एनर्जी ऑफ E1 निकालेंगे। अब रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन दे रखी है कितनी, 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो अगर हम सेंटर ऑफ मोमेंटम फ्रेम में देखें सो हमारी टोटल एनर्जी कितना होना चाहिए, टोटल एनर्जी बिफोर कोलिजन शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू रेस्ट मास एनर्जीज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन। एंड रेस्ट मास एनर्जीज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन कितना होता है, ईच 500 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक है। सो जब 2 टाइम्स ऐड करोगे इलेक्ट्रॉन के लिए एंड पॉजिट्रॉन के लिए सो इट बिकम्स 1000 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। सो टोटल एनर्जी शुड बी ग्रेटर देन दिस बिफोर कोलिजन। सो अगर हम मास की टर्म्स में लिखें सो हमारा 2 टाइम्स E1 E2 1 माइनस, अगर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएं हम बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन सो 2 टाइम्स E1 E2 इज 1 माइनस कोस थीटा, दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1000 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। सो 2 टाइम्स E1 की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, E2 की वैल्यू हमें पता है 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 माइनस कोस थीटा इज 60 डिग्री एंड दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1000 नॉट मेगा इट्स किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो जब यहाँ से आप सोल्व करोगे सो E1 कितना आएगा आपके पास 10⁴ किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। So the minimum energy of incoming photon or incoming particle should be greater than or equal to this. So ये क्या होगा आपके पास आंसर होगा इसका, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 अगेन रिलेटिविटी लेंथ कंट्रैक्शन एंड टाइम डायलेशन का है. A rocket leaves Earth with a speed of 0.6 c. When the rocket clock shows 1 hour, it sends a signal to Earth. Okay. First part क्या कह रहा है? According to clock on Earth, when was the signal sent? And second part में क्या कह रहा है? According to clock on Earth, how long after the rocket left was the signal received on Earth? First part में निकालना है अर्थ फ्रेम में कि सिग्नल कब सेंड किया गया था रॉकेट से. सेकंड पार्ट में निकालना है अर्थ फ्रेम में कि जब रॉकेट ने लीव किया था अर्थ सरफेस को उसके कितने देर बाद सिग्नल सेंड हुआ. ठीक है, दोनों केस में डिफरेंस समझ आ गया. एंड थर्ड पार्ट में क्या निकालना है? अकॉर्डिंग टू क्लॉक ऑन क्लॉक ऑन रॉकेट, हाउ लॉन्ग आफ्टर इट लेफ्ट द अर्थ वॉज द सिग्नल रिसीव्ड ऑन अर्थ. कि रॉकेट फ्रेम में जब रॉकेट ने लीव किया था अर्थ को एंड हाउ लॉन्ग, कितनी देर बाद सिग्नल रिसीव हुआ था अर्थ पे. ठीक है, तीनों पार्ट को करते हैं. एक बार स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है थोड़ा कि किसके फ्रेम में निकालना है. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है. तो क्वेश्चन नंबर 2, वेलोसिटी ऑफ रॉकेट कितना है? 0.6 टाइम्स c. सो गामा जब अभी इससे निकालोगे तो गामा कितना आएगा? 1 डिवाइड बाय रूट 1 माइनस इसका स्क्वायर करोगे डिवाइड बाय c स्क्वायर. सो 64 1 डिवाइड बाय 0.8 तो ये कितना आएगा? 1.25 गामा की वैल्यू. ठीक है. अब फर्स्ट केस में डेल्टा टी टाइम इलेप्स्ड ऑन अर्थ, टाइम इलेप्स्ड ऑन अर्थ विल बी गामा टाइम्स डेल्टा ऑफ टाइम इलेप्स्ड ऑन रॉकेट. रॉकेट के क्लॉक में जो टाइम देख रहा होगा. देखो जब रॉकेट मूव करेगा एट अ स्पीड ऑफ 0.6 c, सो रॉकेट के अंदर जो क्लॉक होंगे वहाँ पे स्लो होगा, टाइम स्लो होगा. सो अर्थ पे जो ऑब्जर्वर बैठे होंगे उन्हें क्या दिखेगा कि टाइम ज़्यादा हो रहा है. कितना ज़्यादा हो रहा है? गामा टाइम्स रॉकेट में जो टाइम है. एंड रॉकेट में टाइम कितना है? 1 आवर. 1 आवर के बाद सिग्नल भेजा गया. सो 1.25 मल्टीप्लाई बाय टाइम इलेप्स्ड इन रॉकेट, सो 1 आवर. सो कितना आ गया? 1.25 आवर. ठीक है, अर्थ पे इतना टाइम शो करेगा. अगर रॉकेट में 1 आवर शो करता है तो अर्थ पे कितना शो करेगा? 1.25 आवर. ठीक है, इतना. अब सेकंड केस में क्या निकालना है? टाइम अर्थ से ही निकालना है, लेकिन जब रॉकेट ने लीव किया था अर्थ सरफेस को. सो टाइम ऑफ सिग्नल रिसेप्शन ऑन अर्थ कितना आएगा? ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल डेल्टा टी इक्वल टू 1.25 आवर. रॉकेट हैज मूव्ड अ डिस्टेंस d. लेट्स से इस टाइम इंटरवल में उसने कितना डिस्टेंस मूव किया है? d. एंड d कितना होगा? वेलोसिटी ऑफ रॉकेट मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी, जितना टाइम उसने ट्रेवल किया है. सो वेलोसिटी कितनी है हमारे पास? 0.6 मल्टीप्लाई बाय 0.63 मल्टीप्लाई बाय 1.25 आवर्स. सो ये कितना आएगा? 0.75 टाइम्स c. ओके, सो टाइम फॉर द सिग्नल टू ट्रेवल बैक. अब किस स्पीड से सिग्नल आएगा? स्पीड ऑफ लाइट से. सो सिंपली डिस्टेंस 0.5 c डिवाइड बाय c. टाइम क्या होता है? डिस्टेंस बाय स्पीड. ये सिग्नल आ रहा है अर्थ की तरफ तो स्पीड c रखेंगे तो कितना आएगा? 0.75 आवर्स. ये है टाइम फॉर द सिग्नल टू ट्रेवल बैक आफ्टर 1.25 आवर्स. तो टोटल टाइम कितना होगा? देखो 1.25 आवर तो क्या था? टाइम वी ऑब्जर्व कि रॉकेट को ऊपर जाने में लगा, प्लस उसको सिग्नल का जो वापस आया उसमें कितना टाइम लगा? 0.75. दोनों को ऐड कर देंगे. सो अ टोटल ऑफ 2 आवर्स के बाद हमें क्या सिग्नल रिसीव होगा जब हमने रॉकेट को लॉन्च किया था. ठीक है, अब थर्ड पार्ट क्या कहता है? टाइम ऑफ सिग्नल रिसेप्शन इन रॉकेट्स फ्रेम. सेम पार्ट सेकंड निकालना है, लेकिन
टाइम ऑफ रिसेप्शन ऑफ सिग्नल इन रॉकेट्स फ्रेम, ठीक है। सो इन रॉकेट फ्रेम अर्थ इज मूविंग अवे एट, जब आप रॉकेट में बैठे होंगे तो आपको क्या लगेगा कि अर्थ इस स्पीड से पीछे मूव कर रही है, ठीक है। सो सिग्नल इज सेंट, सिग्नल इज सेंट एट 1 आवर इन रॉकेट टाइम, ठीक है। जब रॉकेट पे 1 आवर हो जाएगा तब आप सिग्नल सेंड करोगे। सो ये अब जो रॉकेट से आपको अर्थ का जो डिस्टेंस दिख रहा होगा, सिंस आप 0.6 सी पे मूव कर रहे हो, तो आपको ये डिस्टेंस कैसे कंट्रैक्ट होता हुआ दिखेगा, ठीक है। सो ये जो डिस्टेंस है रॉकेट एंड अर्थ के बीच में, ये डिस्टेंस आपको कंट्रैक्ट होता हुआ दिखेगा व्हेन यू आर सिटिंग इन रॉकेट्स फ्रेम, ठीक है। सो वो डिस्टेंस कितना होगा देखो, that will be again 0.6 c multiplied by 1.25 which is 0.6 c, and टाइम कितना लगेगा रॉकेट में, डेल्टा टी is this distance d prime or d, call it d prime, divide by c, it's in unit of c, ठीक है। यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, एक 0.6 सी, एक बार इसको चेक करना पड़ेगा, इसकी स्टेटमेंट में शायद कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। तो मैं इसको आपको देख के बाद में या तो नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा या फिर कभी और इसको देखेंगे। अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, सेकंड क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। देखो यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्लॉक ऑन रॉकेट हाउ लॉन्ग आफ्टर इट लेफ्ट द अर्थ वाज द सिग्नल रिसीव्ड ऑन अर्थ। तो चलो देखेंगे इसको बाद में, इसको स्टार मार्क कर लूँगा मैं, नेक्स्ट वीडियो में करा दूँगा, ठीक है। तो क्वेश्चन 1 क्या कहता है, शो डैट सम ऑफ टू ऑर्थोगोनल टाइम लाइक वेक्टर इज टाइम लाइक, टेंसर का क्वेश्चन है। कंसिडर टू रैंक टू टेंसर बी म्यू न्यू एंड डी म्यू न्यू where B is symmetric tensor and D is arbitrary tensor. Show that इनका प्रोडक्ट क्या होगा, ये होगा where refers to symmetric part of tensor. So पहले पार्ट 1 देखते हैं, show that sum of two orthogonal time like vector is time. So question number 1 part A, sum statement लिखता हूँ पहले, sum of two orthogonal time like vector is time like, ठीक है। सो पहले तो आपने क्या करना है, दो टाइम लाइक वेक्टर्स को कंसिडर करना है। सो लेट कि हमारे जो दो टाइम लाइक वेक्टर्स हैं वो क्या है, ए म्यू एंड बी म्यू आर टू ऑर्थोगोनल टाइम लाइक वेक्टर। टाइम लाइक वेक्टर का देखो मतलब क्या होता है, टाइम लाइक वेक्टर मीन्स कि अगर आप ए म्यू ये प्रोडक्ट लोगे सो इट शुड बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। सेम बोथ टाइम लाइक वेक्टर हैं, सो अगेन बी म्यू शुड बी ग्रेटर देन 0, एंड थर्ड कंडीशन क्या है, दे आर ऑर्थोगोनल, दीज टू टेंसर्स आर ऑर्थोगोनल, मीन्स ए म्यू एंड बी म्यू their product will give me 0, ठीक है। सो ए म्यू बी म्यू इन दोनों का प्रोडक्ट क्या देगा मेरे को, 0 देगा, ठीक है यहाँ तक। अब देखो शो क्या करना है हमें, ये तो हमें गिवन था, शो क्या करना है कि इनका जो सम होगा, सम ऑफ ए म्यू प्लस बी म्यू, लेट इसको कंसिडर कर लेते हैं, इट विल गिव मी अनदर टेंसर सी म्यू, दिस सी म्यू इज अ टाइम लाइक वेक्टर, ठीक है। समझ आ गया कि हमें ये प्रूफ करना है, सी म्यू को हमें टाइम लाइक मीन्स सी म्यू इंटू सी म्यू शुड बी ग्रेटर देन 0 और दिस, दोनों का मतलब सेम है, ठीक है। तो करते हैं, इसका प्रोडक्ट देखो कितना आएगा, सी म्यू, सी कितना है, ए म्यू प्लस ए म्यू
सॉरी बी, ए म्यू प्लस बी म्यू एंड सी म्यू कितना आएगा, ए म्यू प्लस बी म्यू। तो इन दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं, ए म्यू ये इससे मल्टीप्लाई होगा ए म्यू बी म्यू, ये टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, ये आएगा एंड लास्ट टर्म क्या आएगी, सिंस दे आर इक्वल, ठीक है। तो ए म्यू प्लस ये वाली टर्म बी म्यू प्लस ट्वाइस ऑफ, देखो वी नो कि दे आर ऑर्थोगोनल, मीन्स ए म्यू इट्स प्रोडक्ट विद बी म्यू विल गिव मी जीरो, सो ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी। एंड वी नो कि ये क्या है, टाइम लाइक वेक्टर है, तो इट इज ग्रेटर देन जीरो, सो देयर प्रोडक्ट विल ऑल्सो बी ग्रेटर देन जीरो, मीन्स सी म्यू इज ग्रेटर देन जीरो, यही हमें शो करना है, ठीक है। ये रहा। सो आवर सम, ये स्टेटमेंट ट्रू है कि सम ऑफ टू ऑर्थोगोनल टाइम लाइक वेक्टर इज अ टाइम लाइक वेक्टर, ठीक है। अब इसमें पार्ट बी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। कंसिडर टू रैंक 2 टेंसर, दो रैंक 2 के टेंसर कंसिडर करने हैं, बी म्यूनू एंड डी म्यूनू। एक सिमेट्रिक है, दूसरा आर्बिट्री है। शो डैट कि बी का प्रोडक्ट डी के साथ क्या देगा मेरे को, बी म्यू न्यू एंड डी का सिमेट्रिक पार्ट। ये ब्रैकेट है, राउंड ब्रैकेट्स, ये क्या डिनोट करते हैं, सिमेट्रिक पार्ट ऑफ टेंसर। सो क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट बी देखो, बी म्यू न्यू एंड डी म्यू न्यू, ये पार्ट क्या दिया हुआ है हमें, सिमेट्रिक दिया हुआ है। एंड ये पार्ट क्या दिया हुआ, आर्बिट्री, मीन्स इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक पार्ट। एंड हमें शो क्या करना है, शो डैट बी म्यू न्यू इंटू डी म्यू न्यू इज बी म्यू न्यू एंड डी का सिमेट्रिक पार्ट, ठीक है। ये हमें शो करना है। देखो सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, सिमेट्रिक मीन्स आई कैन चेंज द इंडिसेस, आई कैन चेंज म्यू विद न्यू, ठीक है, इंटरचेंज कर दिया मैंने दोनों को। सेकंड क्या कहता है, अब जो आर्बिट्री टेंसर है उसको मैं दो पार्ट्स में ब्रेक करके लिख सकता हूँ, एक सिमेट्रिक पार्ट में डिनोटेड बाय राउंड ब्रैकेट्स एंड एक एंटी सिमेट्रिक पार्ट्स में डिनोटेड इन दिस ब्रैकेट, ठीक है। सो इफ आई हैव टू कैलकुलेट दिस सिमेट्रिक पार्ट, सो ये कितना आएगा मेरे पास इसके टर्म्स में, इट इज 1/2 डी म्यू न्यू प्लस डी म्यू, ठीक है, सॉरी नॉट म्यू, इसका रेसिप्रोकल न्यू एंड देन म्यू, ठीक है। एंड अगर मेरे को इसका एंटी सिमेट्रिक पार्ट लिखना हो, सो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ अपने इसके फॉर्म में, हाफ डी म्यू न्यू माइनस डी न्यू म्यू, ठीक है। इससे ये लिख लोगे, ये कैसे आता है, इसकी अपोजिट इक्वेशन लिखो, जस्ट इंडिसेस को इंटरचेंज करो, तो कितना आएगा, अगेन इसका सिमेट्रिक पार्ट एंड ये कितना देगा मेरे को, ये देगा, यहाँ पे माइनस साइन होता है, ठीक है। सो जब इन दोनों इक्वेशंस को एक बार ऐड करोगे तो मेरे पास सिमेट्रिक पार्ट आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे तो एंटी सिमेट्रिक पार्ट आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, गॉट इट। अब देखो, सो अब वो लेते हैं जो हमें शो करना है, ठीक है, ये वाली टर्म लेते हैं जो इसके लेफ्ट हैंड साइड में है, बी म्यू न्यू, इसका प्रोडक्ट लेना है डी म्यू के साथ। सो मैं इसको अपने ब्रेक करता हूँ दो पार्ट्स में, देखो यहाँ पे लिखा हो ना, इसको मैं ब्रेक करता हूँ दो पार्ट्स में। सो बी म्यू न्यू डी म्यू न्यू का सिमेट्रिक पार्ट एंड डी
म्यू न्यू का एंटी सिमेट्रिक पार्ट, ठीक है। जब म्यू न्यू एंड इसका जो सेकंड पार्ट होगा, ये जो एंटी सिमेट्रिक पार्ट, ये क्या देगा मेरे को, 0 देगा। सो मेरे पास बचेगा क्या, सिर्फ बी म्यू न्यू एंड डी म्यू न्यू सिमेट्रिक पार्ट, ठीक है। यही मेरे को शो करना था। सो हेंस प्रूफ। ये पार्ट 0 क्यों हुआ, देखो इसको आप कैसे लिखोगे, अगर मैं इंडिसेस चेंज करूं सो ये न्यू म्यू हो जाएगा, एंड अगर मैं एंटी सिमेट्रिक पार्ट के इंडिसेस को चेंज करता हूं सो इट विल पिक अप अ माइनस साइन, ठीक है। एंड न्यू म्यू, एंड ये क्या देगा, ये अपोजिट होता है किसके, माइनस, अगर मैं इस माइनस साइन को बाहर लिखूं, न्यू म्यू एंड डी म्यू, ठीक है। तो इस वजह से ये वाला पार्ट 0 हो गया, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट PYQ 2019। अभी 2 डेरिवेशंस बाकी हैं उसमें, डेरिवेशन वाले सीरीज में। एक तो डेरिवेशन किसकी बाकी है, मल्टीपोल एक्सपेंशन की, उसके ऊपर अभी वीडियो आ जाएगी, मल्टीपोल एक्सपेंशन, एंड दूसरा फील्ड ड्यू टू रेडिएटिव चार्जेस, ठीक है। सो ये 2 डेरिवेशन करेंगे, एंड एक पोटेंशियल की बाकी है, पोटेंशियल का नॉन कोवेरिएंट वे में सॉल्यूशन निकालना यूजिंग ग्रीन्स फंक्शन। सो ये 2-3 डेरिवेशन बाकी है, इनको भी मैं अपलोड करता हूँ। एंड ये था 2019 का PYQ। थैंक यू।